Question number 16. Anu spends 90% of her income. If her expenditure increases by 25% and saving increases by 30%, then by what percent does her salary increases? कितने परसेंट से उसकी सैलरी इंक्रीज होने वाली है? ठीक है, पहले मान लो सैलरी, पहले की बात करें अगर हम लोग किसकी, अनु की, तो पहले की अगर बात करें तो यहां पे सैलरी लिख लेते हैं। पहले उसकी सैलरी कितनी थी? 90% ऑफ हर इनकम। पहले मान लो कि उसकी सैलरी थी कितनी, 100, तो उसने कितनी एक्सपेंडिचर में कर दी, कितनी खर्च कर दी उसने खर्च कर दी 90%, मतलब 90 रुपए खर्च कर दिए। तो सेविंग क्या हो गई उसकी? सेविंग क्या हो गई? 10 रुपए। आगे बात करते हैं, क्या बोल रहा है? इफ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 25%, 25% इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? 25% इंक्रीज हो गया। अब 25% क्या होता है? 1/4। इंक्रीज की बात की गई है तो 5/4, मतलब पहले अगर 4 थी तो बाद में 5 हो जाएगी, या फिर हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, मतलब 225/2। इतने रुपीस उसकी क्या हो गई? एक्सपेंडिचर हो गई। और सेविंग भी बढ़ गई, कितने से? 30% से बढ़ गई। 30% मतलब क्या? 3/10। 30% मतलब 3/10। इंक्रीज की बात की गई है तो बाद में कितनी, दोनों की ऐड कर देंगे, मतलब 13/10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 13/10 हो जाएगी। तो एक्चुअल में हो कितनी गई? 13 रुपए हो गई। कितनी हो गई? 13 रुपए हो गई। अब हमें क्या बोलना है? व्हाट इज हर, डज हर सैलरी इंक्रीजेस, कितनी इंक्रीज हुई है। अब सैलरी क्या होगी? दोनों को ऐड करेंगे वही तो सैलरी रहेगी। बाद में ये सैलरी 1 है, ये पहली कंडीशन और ये बाद वाली कंडीशन। सैलरी बाद में कितनी होगी? दोनों को ऐड करो, 13 प्लस 225/2 कितना हो जाएगा? ये 112.5, 112.5, तो 135.5 इतनी हो जाएगी। कितनी? 135.5 हो जाएगी, है ना। ये हो जाएगी 45 × 5, 225 हो जाएगा। इंक्रीज हुई है कितने से? 25% से, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? ये 135.5। अब क्या बोला गया है? सैलरी इंक्रीजेस कितने से? 35.5%, 35.5%। दिस इज द आंसर, है ना। यही तो हो रहा है। सैलरी अगर 100 थी उसकी तो उसने 90% क्या कर दी? खर्च कर दी, तो बची कितनी? 10%। अब बोला गया है कि एक्सपेंडिचर कितना हो गया? इंक्रीज हो गया 25% से, 25 मतलब 1/4, तो इंक्रीज हो गया तो 5/4 हो जाएगा। 90 का 5/4 मतलब कितना हो जाएगा? 2 से कैंसिल किया 45 टाइम्स, ये हो गया 225/2। और सेविंग इंक्रीज हो गई कितने से? 30% से। 30% मतलब 3/10, तो हो कितनी गई? 13/10। 13/10 ऑफ 10 कितनी आ जाएगी? 13। अब दोनों को ऐड करेंगे तो सेविंग आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी 112.5, ये 125 हो जाएगा, है ना। ये 125 हो जाएगा, 125.5। 125.5। तो पहले अगर 100 थी, बाद में 125.5 हो गई, तो 100 के ऊपर 100 अगर बेस है तो जो चेंज क्वांटिटी में होगा वही हमारा परसेंटेज चेंज होगा। तो कितना आ जाएगा? 125.5। मतलब पहले 100 थी तो बाद में 125.5, तो बड़ी कितनी? 25.5%, क्योंकि बेस क्या है? 100, तो जो क्वांटिटी इंक्रीज होगी वही परसेंटेज इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 17। राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम if his income is increased by 12% and the saving decreases by 10%, ठीक है, then what will be the percentage increase in his expenditure? यहां हम सैलरी लिखेंगे, यहां हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे और यहां हम सेविंग लिखेंगे, ठीक है। ये पहले वाली चीज, पहले वाला, और ये बाद वाली कंडीशन। राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, हमने मान ली 100 रुपए इसकी इनकम है। कितना उसने क्या कर दिया है? 80% खर्च कर दिया है, मतलब 80 रुपए उसने खर्च कर दिए हैं। सेविंग कितनी हो गई? 20 रुपए। अब बोला है इफ इज इनकम इंक्रीजेस बाय 12%, इनकम इंक्रीजेस बाय 12%, मतलब ये 112 हो गई, क्योंकि 100 बेस है। अगर 100 बेस रहेगा, कुछ भी परसेंटेज या कुछ भी क्वांटिटी चेंज करें तो वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। 100 है तो 12% मतलब 12। एंड द सेविंग डिक्रीजेस बाय 10%, सेविंग डिक्रीजेस बाय 10%, मतलब 10% मतलब क्या होगा? 1/10। डिक्रीज की बात की गई है तो हो कितनी जाएगी? 9/10, 9/10 हो जाएगी। 9/10 किसका? 20 का, तो ये हो जाएगी 18।
अब बोला गया है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। अब हमें पता है कि एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से ये माइनस कर देंगे, 112 में से 18 माइनस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का समेशन होता है ये, तो इसमें से इसका माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, ये 94, कितना हो जाएगा 94। तो परसेंटेज इंक्रीज की बात की गई है, परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज डिफरेंस क्या है, देखो 14 का डिफरेंस है, कितने का 14 का डिफरेंस है, किसके ऊपर, पहले 80 थी इनिशियल, मल्टीप्लाई बाय 100, 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पहले किससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 जा और 2 4 जा, ये 70/4 मतलब 35 और 17.5 कितना आ जाएगा, ये 17.5%। ठीक है, 7/4 70/4, ये है 70/4, ये है परसेंट में आ चुका है। ठीक है, कितना आएगा 35/2 मतलब 17.5% इंक्रीज हो रहा है, दिख ही रहा है, क्योंकि पहले 80 था बाद में 94 हो गया, तो कितना आएगा आंसर 17.5%। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू डेट ऑफ बी इज 5:7। A and B save ₹4,000 and 5,000 respectively. If the expenditure of A is equal to 66 2/3%, किसका, ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, मतलब बी के एक्सपेंडिचर का 66 2/3%, न ज्यादा की बात की गई है न कम की बात की गई है, यहां बिकम्स वाला केस है, इतना हो जाएगा। देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी की टोटल इनकम हमें बतानी कलेक्टिवली। ठीक है, ए बी, सैलरी की बात करें, कितना रेशो दिया हुआ है, देखो 5 और 7, 5 और 7 ये रेशो दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि ए की सैलरी अगर 5 रुपए है तो बी की 7 रुपए ही होगी, ऐसा भी हो सकता है ए की सैलरी 10 है तो बी की कितनी है 14 है, हो सकता है ए की सैलरी कितनी है 20 है तो ये 28 है, हो सकता है ए की सैलरी 5,000 है तो बी की 7,000 है। ये सिर्फ रेशो है, क्योंकि यहां पे एक टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमें 5x और 7x क्या आएगी, सैलरी आएगी, क्योंकि जिस रेशियो में 5 और 7 क्या है, रेशियो है, तो इनका जो x है, जो कॉमन वाला पार्ट है वो कैंसिल हो गया रेशियो में, तो बचा कितना 5:7। इनकी जो सैलरी थी उसमें से कुछ जो कॉमन पार्ट निकल के आ रहा होगा वो कैंसिल हो गया, वो कॉमन पार्ट क्या है x, जब कॉमन पार्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके एक्चुअल में सैलरी निकलेगी। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, क्या बोला गया है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66 2/3%, इसका मतलब क्या है 2/3 फ्रैक्शन में ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, मतलब जो ए का एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर का 2/3 है, मतलब ए अपॉन बी क्या है 2/3, मतलब अगर बी का एक्सपेंडिचर 3 है तो ए का 2 हो जाएगा। अब ये भी रेशियो में है तो यहां हम एक्स नहीं ले सकते क्योंकि वो सैलरी के लिए, तो हमने वाई ले लिया। सेविंग की बात करें कितनी हो जाएगी 4,000 रुपए, 4,000 रुपीज फॉर ए एंड 5,000 रुपीज फॉर बी, 5,000 रुपए किसके लिए, बी के लिए, और 4,000 रुपए ए के लिए। अब देखो यहां से हमने फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है, ये है इनकम मतलब सैलरी, ये है एक्सपेंडिचर और ये है सेविंग। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, आई इज इक्वल टू ई प्लस एस, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। वही अगर यहां पे यूज करें ए के लिए, अगर ए के लिए यूज करेंगे पहले तो क्या हो जाएगा, देखो 5x इनकम है इज इक्वल टू ई, तो ई को यहां ले आए तो एक साइड अननोन आ जाएंगे और ये 4,000 रुपीज, ये इसे हम 1 बोल देंगे इक्वेशन, अगर ये ए के लिए बनाई हमने। ठीक है, सिमिलरली अगर बी के लिए बनाए तो इनकम क्या है बी की 7x माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू ऐसा आ जाएगा सेविंग माइनस एक्सपेंडिचर 3y, कितना आ जाएगा ये सेविंग 5,000, इसे हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया हमने इसे। क्लियर है इतनी बात। अब देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है, इनकम की बात कर रहा है, इनकम कहाँ आ रही है, सैलरी, x आ रहा है उसमें, तो एक्सपेंडिचर की कोई बात नहीं है। जब एक्सपेंडिचर की बात ही नहीं कर रहे हैं तो हम लोग y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, सैलरी या फिर इनकम मिल जाएगी। तो हम लोग y को क्यों निकालें, है ना, y की जरूरत नहीं है। y की जरूरत कब पड़ती, जब वो हमसे कलेक्टिवली किसकी एक्सपेंडिचर पूछता है, a और b की कलेक्टिवली एक्सपेंडिचर बताइए, तब हम y को यूज करते हैं x को एलिमिनेट करके। लेकिन यहाँ पे हमें x की फाइंड आउट करना है, अब y को एलिमिनेट करना पड़ेगा,
इसका मतलब क्या है, y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 6y हो जाएगा। अब जाके माइनस कर सकते हैं, कितना आएगा ये आ जाएगा 15x, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -6y, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 12,000, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया है 14x, यहाँ -6y हो जाएगा, इज इक्वल टू 10,000। बात क्लियर है इतनी? दोनों का डिफरेंस लें अगर, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस। ये कितना बचेगा x, ये कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, ये कैंसल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, कितना बचेगा 2000। x की वैल्यू कितनी आ गई 2000 रुपीज, x की वैल्यू 2000 आ गई। अब हमें क्या बोला गया है, हमें क्या बोला गया है, कलेक्टिव सैलरी ऑफ ए एंड बी, है ना, कंबाइंड सैलरी, या फिर टोटल इनकम। तो टोटल इनकम क्या हो जाएगी, टोटल इनकम, इनकम ऑफ ए प्लस इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ ए कितनी है 5x और बी कितनी है 7x, कितना आ जाएगा ये 12 इंटू एक्स, मतलब 12 इंटू 2000 रुपीज। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे रुपीज 24,000, 24,000 रुपए आ जाएंगे। बात समझ में आ गई कैसे किया है? कुछ नहीं, जो जो हमें डाटा गिवन था उन्हीं का यूज करके आंसर निकाला है हमने। रेशो में गिवन होते, सैलरी की बात हो गई तो सैलरी को हमने x मान लिया, एक्सपेंडिचर को हमने y मान लिया, है ना, रेशो दिया है ना। अब ऐसा कर देंगे कि 5x और यहाँ 2x कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ये तो क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 5x माइनस क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा तो 3x आ जाएगा, तो या तो डायरेक्ट रिलेशन पता लग गया, x की वैल्यू डायरेक्ट पता लग जाएगी ऐसा हुआ तो। लेकिन सैलरी हमारी x है, सैलरी का रेशो x है, तो हम लोग इसका रेशो, अगर हमने यहाँ 5x और यहाँ 2x लिख दिया तो ये तो किसका रेशो बनेगा, सैलरी और एक्सपेंडिचर का रेशो बन जाएगा, ये तो 5:2। ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। हमें किसका रेशो दिया है, सैलरी का, जिसका रेशो दिया है तो हमने एक टर्म निकाली x जो कि कॉमन रही होगी सैलरी में, जो कि सैलरी में कॉमन रही होगी, वो कैंसल आउट करने के बाद रेशो आया। रेशो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया दोबारा से। अब यहां से देखो 5x इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सैलरी होगा, सेविंग होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। तो इनकम क्या है 5x ए की माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। दो इक्वेशन दोनों अननोन है, सॉल्व कर लिया हमने। अगर y के लिए पूछता, मतलब एक्सपेंडिचर अगर पूछता, तो हम y की वैल्यू निकालते और x को एलिमिनेट कर देते, तब जाके हमारा क्या आ जाता 2y प्लस 3y मतलब 5y। y की वैल्यू जो आती पुट कर देते तो टोटल कुल मिला के दोनों का a और b का एक्सपेंडिचर निकल के आ जाता। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं एक और तरीका इसे सॉल्व करने का। ठीक है, बेसिकली हम लोग लिखना तो यहां तक है, यहां तक तो कॉमन चीज है, बस यहाँ पे x और यहाँ पे जो y था हम लोगों का, उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने ये y लिखा हुआ था, तभी दो इक्वेशन बनेगी, दो अननोन रहेंगे तो हमें वैल्यू x और y की मिल जाएगी। अब देखो, इसे सॉल्व करने का एक तरीका और कौन सा हो सकता है, ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है। जैसे हमारे पास जो इक्वेशन होती है, जहां दो इक्वेशन दो अननोन होते हैं, उसे सॉल्व करने का तरीका है ये। जैसे यहाँ पे 5x माइनस 2y इक्वल टू 4000 है, यहाँ 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 5000 है। क्लियर? अब देखो, हमने लिखा a और b, ऊपर वाला टर्म कौन सा लिखते हैं हम लोग, जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे x फाइंड आउट करना था, तो x वाली टर्म कौन सी है 5 और 7, उसके नीचे y वाली टर्म कौन सी 2 और 3, उसके नीचे सेविंग 4000 और ये 5000। ये x है, ये y है और ये कांस्टेंट है। x है, y है और ये कांस्टेंट है, ये x है, y है कांस्टेंट है, x है, y है कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, ये हमने x ऊपर लिखा है, इसका मतलब हम अभी फाइंड आउट करने वाले हैं x की वैल्यू। अगर हम y की वैल्यू मतलब 2 यहां लिख देते, 3 यहां लिख देते और यहां 5 और 7 लिख देते, मतलब x और y की वैल्यू ऊपर नीचे कर देते, तो जो ऊपर वाली टर्म रहेगी उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, है ना। इस टाइप से हम लोग ऊपर वाली टर्म को फाइंड आउट करते हैं। अब देखो करना कैसे है, इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14, डिफरेंस लेना है। ठीक है, 7 2 जा 14 माइनस 5 3 जा 15, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये किसके बराबर होगा, 5 2 जा 10 और ये 4 3 जा 12, 12,000। 12,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई?
12,000 माइनस 10,000, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर रहेगा। बराबर रहेगा मतलब यूनिट में। अब ये एक यूनिट आ गई 2000 के बराबर, एक यूनिट आ गई 2000 के बराबर। अब एक यूनिट वो क्या आ गई थी 2000, एक्स आ गई थी। एक यूनिट 2000 के बराबर है तो 7 यूनिट कितने के बराबर होगी 14,000 के बराबर, 5 यूनिट 10,000 के बराबर, या फिर 12 यूनिट निकालनी है तो 24,000 हो जाएगा। डायरेक्ट यहां से आंसर निकल गया, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। क्या किया हमने लिखा 5x और यहां पे क्या था x की वैल्यू दूसरी वाली, दो इक्वेशन है ना, तो एक में ये कॉफिशिएंट है, ये क्या है x के कॉफिशिएंट है, 5 किसका कॉफिशिएंट है x का, और ये किसका कॉफिशिएंट है हमारा, ये y का कॉफिशिएंट है, लेकिन a वाली इक्वेशन में आ रहा है ना। दूसरी इक्वेशन है 7x माइनस 3y, ठीक है, सिर्फ कॉफिशिएंट लिखना है हमें, ठीक है, और यहां पे 5000। अब जो इन दोनों का डिफरेंस रहेगा वो कितने यूनिट की, ये यूनिट आ गई, वो किसके बराबर है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लो, है ना। कितना आ गया 2000। अब एक यूनिट बराबर 2000 है तो ये ए का और ये बी की इनकम, इतनी यूनिट बराबर मतलब 12 यूनिट बराबर किसके बराबर होगा, तो क्या ये 24,000 आ जाएगा। 12 यूनिट, हमारा 12 यूनिट क्या है टोटल इनकम 24,000 रुपए। बात समझ में आ गई। अगर हमें क्या निकालना होता, ये सभी में एप्लीकेबल है, कितने भी 2 इक्वेशन 2 अननोन कहीं भी दिख जाए हमें तो हम लोग ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें y फाइंड आउट करता मतलब एक्सपेंडिचर, तो हम लोग यहां लिखते हैं y, यहां लिखते हैं x और यहां कांस्टेंट लिखते हैं। y मतलब y का कोफिशिएंट कितना है 2 और एक क्या है 3, एक का कोफिशिएंट। अब x का कोफिशिएंट एक 5 है और एक 7 है, एक 5 है एक इसमें और ये 7 है। ये कितना 4000 और ये भी कितना है 5000। ये तो सेम ही रहेगा ना, नीचे इक्वल है कांस्टेंट है तो सेम रहेगा। अब यहां से हम निकालेंगे तो ऊपर वाले की वैल्यू आती है, मतलब अब y की वैल्यू आएगी, ये x की वैल्यू आई थी, तो हम अगर ये x की वैल्यू आई तो हम 3 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये जो 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है। अगर हमने 1 यूनिट का मल्टीप्लाई यहां कर दिया और सोचे कि 3 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगी तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने ये x के लिए निकाली थी, मतलब ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी ना ये x के लिए है। 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है ये x के लिए, अगर 1 यूनिट का मल्टीप्लाई 7 में करे, 1 यूनिट का मल्टीप्लाई 5 में करे तो करेक्ट आंसर आएगा, सैलरी आ जाएगी। लेकिन अगर इस 1 यूनिट का मल्टीप्लाई हमने 3 में या फिर 2 में कर दिया तो गलत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये x के करस्पॉन्डिंग यूनिट है ना कि y के करस्पॉन्डिंग। अगर y के करस्पॉन्डिंग यूनिट लिखनी है तो इसे ऊपर लिखो y को, फिर अब जो हमारी 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी रुपीज में, उसका अगर हम 5 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये x के करस्पॉन्डिंग यूनिट आएगी, तब x के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां से y के करस्पॉन्डिंग यूनिट आएगी तो y में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y की यूनिट में मल्टीप्लाई करो। 7 2 14, 5 3 15, तो यहां से भी कितना आएगा 1 यूनिट। यहां भी 1 यूनिट आ रहा था, यहां भी 1 यूनिट आया, क्यों, क्योंकि यहां 2 × 7 हो रहा था 5 3 15, 2 × 7 हो रहा था 5 3 15। डिफरेंस कहां पे आएगा, ये जो मल्टीप्लाई पहले 5 का 2 में हो रहा था, 4 का 3 में, वो 5 का 5 में हो रहा है और 7 का 4 में हो रहा है ना। यहां डिफरेंस आएगा, ऊपर वाले में डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस कहां आएगा, यहां आएगा, जो मल्टीप्लीकेशन होगा इसमें। देखो 25,000 या फिर बड़े वाले को लिख ले 28,000 में से 25,000 माइनस कर देंगे। इसकी हालांकि वैल्यू पूछी नहीं गई है, लेकिन अब हम समझ रहे हैं, बाद में कभी एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो हम लोग कैसे कर पाएंगे ये देख रहे हैं। अब 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 है, यहां से कितनी है 3,000। अब ये जो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 रुपए आई है, अगर हम इसका क्या मल्टीप्लाई कर दें, 5 और 7 में मल्टीप्लाई कर दें तो बिल्कुल ही गलत आ जाएगा आंसर। इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y में, क्योंकि ये y के करस्पॉन्डिंग जो ऊपर वाली लिखी रहती है ना उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट आती है। ऊपर सॉल्व किया तो x के करस्पॉन्डिंग यूनिट, y के करस्पॉन्डिंग यूनिट। अगर हमने इसका x के करस्पॉन्डिंग निकाला ना, ऊपर अगर x लिखा है, अगर ऊपर x लिखा है तो x में ही मल्टीप्लाई करना है 1 यूनिट का। ऊपर अगर y लिखा है तो ये 1 यूनिट की वैल्यू y के करस्पॉन्डिंग आएगी तो सिर्फ y में मल्टीप्लाई करना है, बात खत्म। ठीक है, तो यहां से देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया हमारा 24,000 रुपए।
कितना आ जाएगा आंसर 24,000 रुपए। ये सभी में हम लोग यूज कर सकते हैं ये तरीका, किसी भी इक्वेशन में दो अननोन है तो हम लोग ये लगा सकते हैं, ठीक है।